नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉबलक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति 2020 के बारे में। जहां दोस्तों समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है पीटीटी तथा बीएसटीसी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, देते हैं इस स्कॉलरशिप से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उससे पहले फ्रेंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे इसी तरह की फायदे की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो बात करते हैं कि समाज कल्याण द्वारा इस दी जाने वाली छात्रवृत्ति का नाम क्या है और कैसे और क्या यहाँ पर ये होती है। तो फ्रेंड्स इस छात्रवृत्ति को कहते हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक का मतलब होता है आपकी 10th क्लास, यानी 10th क्लास को पास करने के बाद। उत्तर का मतलब होता है बाद में और मैट्रिक का मतलब होता है 10th क्लास, यानी 10th क्लास को पास करने के बाद आपको यहाँ पर समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति जो दी जाती है उसे समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई किस किस कैटेगरी के बंदों को ये मिलती है और साथ ही साथ इसके लिए आपकी क्या क्या शर्तें होती हैं और उसी के साथ आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपकी कैटेगरी वाइज में इस वीडियो में आगे पीछे आपको कंटेंट बताऊं, तो इसके लिए आपको वीडियो तो पूरा देखना ही पड़ेगा, वो थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा। बाकी इस वीडियो के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ऐसी मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समाज कल्याण की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति किसे मिलती है, किन कैटेगरीज के बंदों को मिलती है। तो फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले बंदों को ये छात्रवृत्ति मिलती है। उसके बाद आपके एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और उसी के साथ एसबीसी कैटेगरी यानी स्पेशल बैकवर्ड क्लास, और उसी के साथ एमबीसी कैटेगरी और उसी के साथ ओबीसी कैटेगरी। उसके बाद फ्रेंड्स आपके डीएनटी कैटेगरी के छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलती है। फ्रेंड्स बात करते हैं कि किन किन कोर्सेज के लिए आपको ये छात्रवृत्ति दी जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप राजस्थान राज्य की स्टेट या फिर जो कि आपकी सरकारी यानी गवर्नमेंट किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं या फिर प्राइवेट किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं, उसी के साथ आप राजस्थान के बाहर के किसी राजकीय या फिर राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं, तब आपको ये छात्रवृत्ति दी जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो पीटीटी यानी बीएड जो भी अपन करते हैं वो अपने स्टेट लेवल पर करते हैं, और ये आपके एक ऐसा कोर्स है जो रेगुलर कोर्स होता है और उसी के साथ आप इसको करते हैं गवर्नमेंट के पंजीकृत संस्थान से। तो बिल्कुल जो भी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर रहे हैं उनको 2 साल तक जो भी वो फीस भरेंगे उनको इस छात्रवृत्ति के तहत वापस मिलेगी। और कई कैटेगरीज तो ऐसी होती हैं कि आपको फीस से अधिक पैसा भी इस छात्रवृत्ति के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी बीएसटीसी कर रहे हैं तो उन्हें भी यहाँ पर जो भी फीस आप भरेंगे वो वापस मिलेंगी, और उसी के साथ अगर आपकी कैटेगरी कुछ इस तरह की है तो आपको उससे भी ज़्यादा रकम आपको इस छात्रवृत्ति के तहत मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये छात्रवृत्ति दी जाती है। और उसके बाद जो भी बीए, बीएड कर रहे हैं या फिर बीएससी, बीएड कर रहे हैं तो उनको भी ये छात्रवृत्ति दी जाती है। यानी 10वीं के बाद में अगर आप मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कोई भी रेगुलर कोर्स कर रहे हो तो आप यहाँ पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति लेने के लिए पात्र हो। लेकिन फ्रेंड्स 10वीं के बाद एक और चीज़ होती है, वो होती है 11th क्लास और एक होती है 12th क्लास। यानी इन दोनों ही क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पर केवल और केवल ये छात्रवृत्ति तभी ले सकते हो जब आप गवर्नमेंट के किसी संस्थान में पढ़ रहे हो, यानी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो। बाकी 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करो, पीजी करो, डिप्लोमा करो, अगर आप पीएचडी करो, कुछ भी करो, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर गवर्नमेंट की संस्थान होना ज़रूरी नहीं है। प्राइवेट संस्थान में भी अध्ययनरत हो तो आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। देन फ्रेंड्स बात करते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए कब अप्लाई किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो अभी डेट आई है वो है आपके 1 अक्टूबर 2020 से, यानी 1 अक्टूबर 2020 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2020 रहेगी। अब मान लीजिए कि 30 नवंबर 2020 तक आपकी कोई फीस नहीं भरी जाती है तो क्या आप इस छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल नहीं है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस छात्रवृत्ति की ये डेट आपकी आगे से आगे बढ़ती जाती है और लगभग मार्च महीने तक
तक ये छात्रवृत्ति आप उठा सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ये 30 नवंबर को यहाँ पर इसका लास्ट डेट आएगा, उसी समय यहाँ पर एक नई डेट दे दी जाएगी कि भाई आगे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे करते करते ये मार्च तक बढ़ाएगा, तो इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर फ्रेंड्स, आपको इतना ध्यान रखना है, जो भी पीटीटी तथा बीएसटीसी कर रहे हैं उन्हें बस इतना ध्यान रखना है, जैसे ही वो फर्स्ट ईयर की फीस को भर देते हैं, हाथों हाथ ही आप इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर देना। जितना जल्दी आप इसके लिए अप्लाई करते हो उतना ही जल्दी आपको ये छात्रवृत्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका दुगुना फायदा हो जाता है, नहीं तो आपको इसके लिए वेट करना पड़ता है। करीब मार्च अप्रैल तक भी ये छात्रवृत्ति आपके खाते में नहीं आती है। कारण ये है कि जितना जल्दी आप इसके लिए अप्लाई करते हो उतना जल्दी आपकी ये छात्रवृत्ति आती है। सीक्वेंस वाइज चलता है, जो पहले अप्लाई करता है पहले उसको छात्रवृत्ति दी जाती है। देन लास्ट में बात करते हैं कि कहाँ से अप्लाई करना है। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा। आप खुद से यहाँ पर SSO ID मेक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SSO पहले पंजी करते हैं तो आप उस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आप ई मित्र वाले से इस फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपके वार्षिक आय की, यानी कितनी वार्षिक आय होनी चाहिए तब आप ये छात्रवृत्ति ले सकते हैं। तो जो भी ST SC तथा SBC कैटेगरी के बंदे हैं या फिर बालिकाएं हैं, उन्हें यहाँ पर 2.5 लाख रुपए अगर आपके परिवार की वार्षिक आय है, यानी 12 महीने में आपके जो परिवार की वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए है, तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स आगे बात करते हैं तो ओबीसी वर्ग के लिए वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं ओबीसी के कैंडिडेट्स को बता दूं कि जो भी ओबीसी की बालक या बालिका इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करेंगे, उनके परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। 1.5 लाख रुपए से अधिक आपके परिवार की आय नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ ओबीसी कैटेगरी के बंदों के लिए एक और शर्त है, वो ये है कि गत वर्ष की अंक तालिका में आपके न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। मान लीजिए कि जिन्होंने पीटीटी के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उनके 12वीं में आपके 60% अंक होने चाहिए। अगर बीएड 2 ईयर के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपके यहाँ पर जो भी आपने ग्रेजुएशन किए हैं जिस भी सब्जेक्ट के साथ, उसमें आपकी 60% होनी चाहिए। यानी अंतिम वर्ष में जो भी आपने परीक्षा उत्तीर्ण किए उसके अंतर्गत आपके 60% अंक होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही 1.5 लाख रुपए आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स एक सवाल आता है कि क्या ओबीसी वर्ग के सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तर ये होता है कि जी नहीं, इसके लिए ओबीसी के सभी कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको भी कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल 17 श्रेणियां आपके सामने हैं। मैं आपको बड़े ही अच्छे ढंग से बता दूं कि अगर आप बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी जो कास्ट है वो ओबीसी में आती है। अगर आप अनाथ बालक या बालिका हैं, अगर आप अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र हैं, अगर आप खुद जो अप्लाई कर रहे हैं वो विधवा हैं, और अगर आप स्टेट बीपीएल कार्ड की धारक की पुत्री या पुत्र हैं, अगर आप विधवा की पुत्री या पुत्र हैं, अगर आप तलाकशुदा महिला हैं, खुद जो अप्लाई कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं वो खुद तलाकशुदा महिला हैं, अगर आप तलाकशुदा महिला की पुत्री या पुत्र हैं, और अगर आप विशेष योग्यजन यानी निःशक्त हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अंत में अगर आप विशेष योग्यजन के पुत्र या पुत्री हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं और अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओबीसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपका इन 17 कैटेगरीज में आना ज़रूरी है, और उसी के साथ आपकी परिवार की आय 1.5 लाख रुपये और उसी के साथ पिछले वर्ष की अंक तालिका में 60% होना ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स एक कैटेगरी आती है आपकी ईबीसी यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। इसके लिए आपकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए होनी चाहिए, और उसी के साथ इस कास्ट के लिए केवल इस कैटेगरी के लिए शर्त है कि केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक कैटेगरी आती है डीएनटी यानी डाइनोटिफाइड ट्राइब्स। इसके लिए आपकी न्यूनतम वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक कैटेगरी ऐसे भी आती है कि जिसमें राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थी, मान लीजिए कि आप आईआईटी वगैरह कुछ ऐसा कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आपके परिवार की आय 5 लाख वार्षिक भी है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और वो राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्था कौन कौन सी होनी चाहिए उसका मैं पीडीएफ आपको यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अंत में फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कि किस कैटेगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये सारी डिटेल मैं आपको बिल्कुल इसके नोटिफिकेशन से उठा कर दे रहा हूँ, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट है तो आपके पास एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा और 100% आपकी छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में आ जाएगी, इतना मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, तो सुनिएगा और सुनने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। तो SC, ST और SGS जिसे कि पूर्व में SBC कैटेगरी कहा जाता था और अभी SGS कैटेगरी कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स EBC और DNT ये जो पांचवी कैटेगरी है, इनके अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या यहाँ पर दस्तावेज चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करेंगे जो कि आपके रंगीन होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपकी छात्रवृत्ति आपके खाते में आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहला जो इन 5 कैटेगरीज के लिए चाहिए वो है आपकी आय का प्रमाण पत्र। अब आय प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना और उसी तरह का आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है। इसके विभाग की जारी प्रपत्र के अनुसार जो आय प्रमाण पत्र है उसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास होना चाहिए मूल निवास। अब अगर कोई मेल पर्सन है तो वो तो क्या लगाएगा, मूल निवास। अब मान लीजिए कि कोई फीमेल है और वो शादीशुदा है यानी मैरिड हो रखी है, तो उनको यहाँ पर इस स्थिति में अपना विवाह प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई अनाथ है, खुद विधवा है या फिर विधवा के पुत्र पुत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में अनाथ होने की स्थिति में माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र, खुद विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और विधवा के पुत्र पुत्री होने की स्थिति में आपको यहाँ पर पिता के मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद यदि कोई तलाकशुदा महिला खुद है तो उसको यहाँ पर अपनी तलाक संबंधी दस्तावेज देने होंगे और अगर उसी के साथ फ्रेंड्स आपको अंतिम परीक्षा की अंक तालिका, जो भी आपने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी अंक तालिका यहाँ पर देनी होगी और उसके बाद आपको फीस की मूल रसीद भी देनी होगी। तो अभी तो आपने फीस ही नहीं भरी है तो ये ध्यान रखना, जो भी PTT BSTC वाले ध्यान रखना कि फीस की सारी चालान रसीदें, एक तो ऑफिस कॉपी होती है, एक स्टूडेंट कॉपी होती है। तो ऑफिस वाली तो ऑफिस में जमा करवा दोगे कॉलेज में, लेकिन स्टूडेंट कॉपी को खुद के पास संभाल कर रखना, तभी ये छात्रवृत्ति आएगी, वरना मजे लेते रहना किसी भी हालत में छात्रवृत्ति नहीं आएगी। चालान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं OBC वर्ग के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो भाई जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाइन जारी किया जाना चाहिए। आजकल जो ई मित्र लिखा हुआ जाति प्रमाण पत्र आता है ना, वही आपके यहाँ पर माना जाएगा, अन्यथा उसके आपको ये छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो नहीं बनवा रखा है तो अभी ही बनवा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई देरी नहीं हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप BPL अंत्योदय या फिर स्टेट BPL में आते हैं तो इसका सारा डाटा आपकी भामाशाह कार्ड से, यानी अभी जो आपके बन रखा है जन आधार कार्ड, उससे आपका इसका डाटा लिया जाएगा, तो उसको आप ज़रूर से अपडेट करा दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ष 2020-21 हेतु आय का घोषणा पत्र, जो कि मैंने आपको बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र और विवाहित महिला होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर कोई अनाथ बालक बालिका है तो ऐसी स्थिति में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र उसको देना होगा। अगर कोई खुद विधवा है या फिर विधवा की पुत्री या पुत्र है तो ऐसी स्थिति में खुद विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और विधवा की पुत्री या पुत्र है तो पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देना होगा। अब फ्रेंड्स आगे तलाकशुदा अगर खुद महिला है तो तलाक संबंधी दस्तावेज देने होंगे और तलाकशुदा महिला की पुत्री या पुत्र है तो उनको भी अपने यहाँ पर तलाक संबंधी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उसके बाद अगर कोई विशेष योग्यजन है तो विशेष योग्यजन होने का प्रमाण पत्र और साथ ही विशेष योग्यजन की पुत्री या पुत्र हैं तो इस स्थिति में भी जो भी आपके विशेष योग्यजन होने का प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा।
SC/ST वाले जो भी हैं इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें, और उसी के साथ OBC वाले जो भी हैं वो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए और किसके नाम का होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है बता रहा हूँ, जिस भी अभ्यर्थी के नाम से यहाँ पर आवेदन किया जा रहा है, मान लीजिए कि आप B.Ed कर रहे हैं तो आपके नाम का आवेदन किया जा रहा है, अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो उनके नाम का यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनेगा। पिताजी की मृत्यु हो चुकी है यानी वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपकी माताजी के नाम का यहाँ पर प्रमाण पत्र बनेगा, आय प्रमाण पत्र। अगर माता पिता दोनों ही नहीं है तो उस स्थिति में आपके जो भी संरक्षक है यानी गार्जियन है उनका यहाँ पर प्रमाण पत्र आपके बनेगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर माता पिता एवं संरक्षक तीनों ही नहीं है तो इस स्थिति में आपका खुद का यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनेगा। अगर विवाहित महिला है तो उसके पति का आय प्रमाण पत्र यहाँ पर बनेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स अंत में माता पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी 1 पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र आपको स्कैन करके देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी डाटा है यहाँ पर आपका नाम, आपकी जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, ये सभी कुछ जानकारी आपकी जनाधार कार्ड से ली जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी जनाधार कार्ड को अच्छे से अपडेट करवा लेना है। भाई 50-60 रुपये लगते हैं, उसके बारे में यूँ मत सोचना, नहीं तो यहाँ पर छात्रवृत्ति में दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने जनाधार में जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है उसको आप ठीक करवा लेना, और विशेषकर आप अपने बैंक खाता संख्या को तो देख ही लेना, इसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद जनाधार कार्ड या फिर आपके आधार कार्ड होना ही होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक आईडी नहीं है तो आप इस छात्रवृत्ति को नहीं ले सकते। अगर नहीं बनवा रखा है तो आज ही बना लीजिए अपना आधार कार्ड और जनाधार कार्ड। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो बैंक खाता है वह बैंक खाते की डिटेल अगर जनाधार कार्ड में नहीं है तो आपके परिवार का जो भी मुखिया है उसके खाते में आपका ये पैसा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके खुद के खाते में ये पैसा आए तो आपको यहाँ पर जनाधार पोर्टल पर अपना खाता जुड़वाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। खाते के संबंध में कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी खाता संख्या देते हैं वह खाता संख्या की KYC पूर्ण होनी चाहिए, यानी उसमें आधार कार्ड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे पूर्ण होने चाहिए। ऐसी किसी भी प्रकार के खाते में लिमिट नहीं होनी चाहिए कि भाई कोई पैसा भेजे तो 2000 ही भेज सकता है। तो इस संबंध में आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आपका जो भी खाता है उसमें इस तरह की कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपका खाता बंद हुआ तो आपके यहाँ पर दिक्कत हो सकती है छात्रवृत्ति आने में, पर उसमें भी टेंशन नहीं लेना है, उसमें भी आपका भाई एकदम हीरो है। ऐसी भी कोई तकलीफ आए तो कमेंट कर देना, सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, 100% पैसा आपके खाते में आएगा। पर दिक्कत होने की बात क्या होगा कि कम से कम 1.5-2 महीने लेट आपकी छात्रवृत्ति आएगी। इससे बढ़िया है कि आप अपनी जनाधार कार्ड का वही खाता दें जो यहाँ पर बिल्कुल अपडेट हो, जो कि रोज आप यूज लेते हो, बंद नहीं हो। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर बंद होता है तो उसको पहले आप ऑन करवा लीजिएगा, फिर ही उसकी खाता संख्या दीजिएगा, क्योंकि खाता संख्या देने के बाद आप उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अंत में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भी शैक्षणिक संस्थान से आपको यहाँ पर फीस की रसीद दी जाती है उसमें आपको यहाँ पर पंजीकरण शुल्क लिखा होना चाहिए, नामांकन शुल्क लिखा होना चाहिए, शिक्षण शुल्क लिखा होना चाहिए, खेतकुल शुल्क, संगठन शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, पत्रिका शुल्क और परीक्षा शुल्क। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आपके यही आता है कि आप ऐसी कोई रसीद वहाँ पे जमा नहीं करवाते हो किसमें, समाज कल्याण के ऑनलाइन फॉर्म में, और आपके पहला ही ऑब्जेक्शन आ जाता है कि आप निम्न मदों द्वारा अंकित रसीद को जमा करवाएं। तो कॉलेज वाले को बोल देना कि आप यहाँ पे छात्रवृत्ति लेंगे तो वो आपको कुछ इस अनुसार डिटेल भरकर ही रसीद देंगे। तो फ्रेंड्स जानता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पूरा डिटेल में आपको जानकारी देना था, इसके लिए वीडियो को थोड़ा लंबा बनाना पड़ा
पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी इस छात्रवृत्ति से संबंधित छोटा से छोटा डाउट आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या तो रिप्लाई के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपको उसका जवाब दिया जाएगा। बाकी जो भी 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, कम से कम यहाँ पे 60,000 रुपए आपकी 2 साल की फीस लगेगी, और उसी के साथ बीएसटीसी वाले भी और बीए बीएड बीएससी बीएड वाले, इनके भी जो भी फीस लगती है वो इस छात्रवृत्ति के माध्यम से वापस ली जा सकती है। और अगर आपकी कैटेगरी कुछ इस प्रकार की हुई जिसमें आपको अधिक फायदा हो तो उसमें आपको यहाँ पर फीस से भी अधिक पैसे मिलते हैं, यानी फीस के बराबर तो आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। मैंने खुद से यहाँ पर ये छात्रवृत्ति ले रखी है, मैं खुद ओबीसी बीपीएल कैंडिडेट हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके लिए अप्लाई जरूर करना है। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए चैनल जॉब लक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।